हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम में करेंगे। तो चलिए समझते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड is equal to the area of the surface considered and the direction of the vector is perpendicularly outward to the surface. Okay, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, एरिया वेक्टर is a vector quantity whose magnitude is equal to the area of the surface considered and the direction of the vector is perpendicularly outward to the surface. तो किस प्रकार से होगा, हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, एरिया है। ये मान लीजिए कोई एरिया है और इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल इस प्रकार से। समझ में आ गया। यहाँ यह एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है जिसको हम लोग एन कैप से लिखते हैं। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, इसको हम लोग एन कैप से लिखते हैं। ओके, और ये जो है, अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है तो ए इक्वल टू ए इंटू एन कैप हो जाएगा। ओके, अब इसी को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हमारा, ध्यान दीजिए, ये हमारा दूसरा एक प्लेन है और इसका एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा और ये दोनों चीजें, ये वाला और ये वाला सेम होगा। यहाँ भी वेक्टर, ये इसका एरिया ए होगा और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैप होगा। तो एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमने डिफिनेशन बताया, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। इसका जो मैग्नीट्यूड है इस सरफेस के एरिया के इक्वल है। कंसीडर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो समझ में आ गया एरिया वेक्टर। इसको और थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई 3 डायमेंशनल है, मान लीजिए कोई 3D, तो इसमें जो सभी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। जैसे मतलब इस सरफेस के का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। इस सरफेस का इसका आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस सरफेस का इसके आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है, तो इस पर भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए कि इस सरफेस पर हम एक छोटा सा वेक्टर एरिया ले लें और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। चलिए, तो एरिया वेक्टर क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमको पढ़ाना है सॉलिड एंगल, मगर सॉलिड एंगल समझने से पहले यहाँ पर हमको प्लेन एंगल समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेन एंगल क्या होता है ये आप लोग जानते भी हैं। प्लेन एंगल, जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोई सर्किल है और इस सर्किल में ये सेंटर है। सेंटर का चलिए हम नाम कुछ दे देते हैं, सेंटर का नाम दे देते हैं, ये है ओ। तो ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस r है, ये रेडियस r है और इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है आर्क लेंथ है, इसको l मान लेते हैं। ये आर्क लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको l मान लेते हैं। तो एंगल होगा थीटा इक्वल टू l अपॉन r। एंगल होगा थीटा इक्वल टू l अपॉन r। अगर हम लोग इसी को स्मॉल डिफरेंस एंगल के ले लें कि अगर ये एंगल डी थीटा है तो यही एंगल हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
अब ये तो हुआ स्मॉल एंगल की बात कि अगर स्मॉल एंगल डी थीटा होगा तो इसका जो है इस प्रकार से फॉर्मूला डी थीटा इक्वल डी एल अपन आर हो गया। मगर अगर हमको ये तो डी थीटा जो है स्मॉल छोटा एंगल की बात कर रहे हैं, मगर हमको अगर पूरा इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम जानते हैं किसी छोटे पार्ट का अगर पता है और पूरे का निकालना तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। और चूंकि ये क्या है, सर्कुलर है, इसलिए इसका पूरा एंगल जो है होल एंगल क्या होगा? होल एंगल थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और ये चूंकि सर्कुलर है इसलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ तक समझ आ गया? अब जो है ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी थीटा की जगह हम लोग यहाँ से रखेंगे, तो डी थीटा की जगह यहाँ से हम लोग रख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन आर, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर इस छोटे पार्ट का लेंथ एल है या इसी को हम लोग डी एल मान लें तो पूरे का एरिया सभी लोग यहाँ क्या था 2 पाई आर, तो हम जो है इस पूरे की जगह पे 2 पाई आर रख सकते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो इस सर्किल के लिए क्या आ जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन आर, और इस डीएल की जगह पे आ जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ आर से आर कैंसिल कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई। तो हम लोग जानते हैं कि इसका पूरा एंगल, ये जो है पूरे एंगल की जब हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है? पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, जिसको हम लोग रेडियन में बदलते हैं तो 2 पाई आता है। तो यहाँ हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ये 2 पाई आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यह जो होता है ये रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया, सॉरी प्लेन एंगल हो गया, ये हमारा प्लेन एंगल हो गया। अब इसके आगे हम लोग, अगर आपको इतना समझ में आ गया, तब बढ़ते हैं सॉलिड एंगल की तरफ। ये कोण है, ये कोण कहाँ से आया? ये कोण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, इस स्फीयर है, और इस स्फीयर का हम अगर स्मॉल पार्ट ले लें कोई, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये सेंटर है और इसका इतना स्मॉल पार्ट ले लें, और इसको हम लोग जब काट के निकालेंगे तो ये क्या होगा? यह इस प्रकार से कोनिकल टाइप का निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग अगर थोड़ा बड़ा करके बनाएं डिटेल में तो यह इस प्रकार से बन जाएगा। समझ में? तो यह जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये एंगल, यह एंगल हमें सॉलिड एंगल टाइप का मिलेगा। ये सर्कुलर है, प्लेन एंगल नहीं, सॉलिड एंगल। ये एंगल है, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मान लीजिए सरफेस का एरिया है, तो एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में होगा ही। तो ये एंगल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग सॉलिड एंगल को क्या लिख सकते हैं? डी फाई। ये एंगल हो जाएगा डी फाई। डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी अपॉन आर स्क्वायर। और इसका जो एंगल होता है, डिग्री यूनिट जो होता है वह ईस्ट रेडियन होता है। यहाँ तक समझ आ गया? एरिया का टोटल जो सरफेस एरिया होता है, मान क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम सरफेस एरिया को बाहर निकाल दें, एक्सपेंड कर दें, तो इस प्रकार से मान लीजिए अब इससे हम आर स्क्वायर का पोर्शन मान लो काट लें, मतलब इस स्फीयर से आर स्क्वायर का पोर्शन काट लें, ठीक है? तो वो कैसा बनेगा? आर स्क्वायर का पोर्शन हम लोग काट लें तो ये हमारा इस प्रकार से
एक कोन जैसा बन जाएगा। जो एक कोन है हमारा, इस कोन का ये मान लीजिए क्या है, सरफेस है। इस सरफेस को किसी एंगल हम लोग अगर फाई एंगल पे कर दें तो एरिया ये DA है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट DA cos फाई हो जाएगा। ये DA cos फाई हो जाएगा रिजॉल्व करने पर। तो सॉलिड एंगल क्या आएगा, D फाई इक्वल टू DA cos फाई अपॉन R स्क्वायर। क्या आएगा, DA cos फाई अपॉन R स्क्वायर। तो अगर इसके बेस पे हम लोग चले, D फाई इक्वल टू DA cos फाई अपॉन R स्क्वायर, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इंटीग्रेट करें तो इस D फाई को क्या लिख सकते हैं, केवल फाई लिख सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, हम फाई को फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ सॉलिड एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस एंगल को ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से भी रिप्रेजेंट कर, ओमेगा ओम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ओम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हो जाएगा, अगर हम लोग इसको कंप्लीट पूरा निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DA अपॉन R स्क्वायर cos फाई अब जो है ध्यान दीजिए, अब अगर यह एंगल, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये प्लेन है और ये एंगल अगर हमारा थीटा इक्वल टू 0 हो जाए। क्यों 0 हो जाए, क्योंकि जरा समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये जो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा एन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इसलिए बीच का एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एरिया वेक्टर DA का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों ही अगर 0 हो जाएगा, मतलब कि फाई इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। और जब फाई इक्वल टू 0 डिग्री मतलब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DA अपॉन R स्क्वायर इंटू 1। ये हो जाएगा 1 अपॉन R स्क्वायर। और किसी भी स्फीयर का कंप्लीट जो एरिया होता है, इंटीग्रेशन ऑफ DA, और स्फीयर का कंप्लीट एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, फाई इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू एरिया की 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है R स्क्वायर, इस एक R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये R स्क्वायर है, तो यहाँ R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, फाई इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियन। तो ये हमारा कंप्लीट सॉलिड एंगल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सॉलिड एंगल हो गया। क्लियर है, सॉलिड एंगल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान देख लेते हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या डिफरेंस है। तो प्लेन एंगल भाई 2 डायमेंशनल होता है, जबकि सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है। प्लेन एंगल में एंगल टू इस जो है ट्रायंगल में, स्क्वायर में या सर्किल में बनता है, जबकि सॉलिड एंगल एनालॉजिकल टू ए कोन, क्यूब, स्फीयर, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर में सॉलिड एंगल बनता है। तो स्टूडेंट, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। और ये अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले।